Hello students, today in this video I will discuss meter bridge with you, but before starting with meter bridge I would like to continue the numerical discussed in the last section. Okay? तो बेटा किरचॉफ लॉज का न्यूमेरिकल था जो लास्ट सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे, उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, किरचॉफ लॉज कैसे यूज़ करना है. तो स्टूडेंट्स पहले मैं न्यूमेरिकल स्केच कर रहा हूँ, कॉपी कर ले यहाँ. देखिए स्टूडेंट्स, in this question students we are having two batteries 10 volt and 4 volt. ओके, तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. यूजुअली क्वेश्चंस के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं होता, करंट डिस्ट्रीब्यूशन खुद करना होता. तो स्टूडेंट्स हमेशा उस बैटरी से स्टार्ट करें जिसका ईएमएफ ज़्यादा हो, उसके पॉजिटिव पोल से करंट निकालें और फिर सर्किट में फ्लो कराएं. देखिए जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 वोल्ट दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट बैटरी, सेकंड बैटरी दिखाई दे रहा है जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट है. तो करंट आई बैटरी के पॉजिटिव पोल से निकाला है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है. तो ये करंट आई पॉइंट ए तक आया, पॉइंट ए तक आने के बाद डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में. I1 करंट 5 ओम से फ्लो कर गया और I माइनस I1 जो बचा करंट दैट इज I माइनस I1 एंड दैट विल फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी हैविंग द ईएमएफ 4 वोल्ट. सर्किट कंप्लीट करने के लिए बैटरी के नेगेटिव पोल से करंट निकलेगा, फ्लो करेगा थ्रू द वायर, और फिर ये जो करंट है I माइनस I1 ये फ्लो करेगा 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से. अब यहां से देखिए, यहां से तो करंट I1 आ गया और यहां से करंट I माइनस I1 आ गया, दोनों करंट एड अप हो जाएंगे. एड अप होने के बाद टोटल करंट I होगा जो कि फिर आगे फ्लो करेगा. गॉट इट? तो ये सर्किट ऐसे कंप्लीट हो गया. अब ध्यान से देखिए, चलिए एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ए नहीं लिखते, हम यहां पर नाम लिखते हैं, से ए, से बी, से सी, से डी, से ई, एफ. ओके, अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपने करंट की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप कॉपी करें. कैलकुलेट the values of current, say I, say I1 and I minus I1 in the circuit. ओके, कॉपी करें, क्वेश्चन है. अब ध्यान से देखिए सर, यहां पर इन टोटल हमारे को 3 लूप्स दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट लूप A B E F A एंड द सेकंड लूप B C D E B. 2 लूप हो गए. और तीसरा लूप बेटा बड़ा लूप जिसके अंदर दोनों बैटरीज आ जाएंगे, A C D F A. बात समझ आ गई? अब मर्जी आपकी है, आपने कौन से लूप्स लेने. ठीक है सर, तो हम यहां पर 2 लूप्स कंसीडर करेंगे, A B E F A और फिर B C D E B. ओके, तो स्टूडेंट्स लूप का जो हम नाम लिखेंगे, जिस ऑर्डर में नाम लिखेंगे हम उसी ऑर्डर में लूप के अलोंग मूव करने वाले हैं. सॉल्व करें. इन द लूप A B E F A. तो ध्यान से देखना बेटा, ऑर्डर A से B जाएंगे, B से E आएंगे, F आएंगे, A आएंगे. तो पहले आप A से B जा रहे हैं, फिर आप B से E आएंगे, उसके बाद आप E से F जाएंगे, उसके बाद आप F से A जाएंगे.
क्लियर? तो इस लूप के अंदर हमें किरचॉफ लॉस यूज करना है। अब बड़े ध्यान से देखिए कैसे करना है। जब ए से बी जाते हैं तो स्टूडेंट्स बैटरी का नेगेटिव पोल पहले आ रहा है, सिर्फ एक बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ ए से बी जा रहे हैं, बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, नेगेटिव पोल पहले आ रहा है, नेगेटिव पोल पहले आ रहा है, तो ईएमएफ को नेगेटिव रखना है, ठीक है? सो इट इज -10। अब बेटा बी से ई आ रहे हैं। अब जब बी से आप ई आ रहे हैं, करंट फ्लो का डायरेक्शन देखें और आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें, दोनों मैच कर रहे हैं। जब दोनों मैच करें मतलब आप करंट फ्लो के लॉन्ग अगर मूव कर रहे हैं तो I इंटू आर मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस को पॉजिटिव रखना है। समझ आ गई ये बात? तो ये हो गया आपका +5I1। अब आप E से F आ रहे हैं। जब आप E से F आ रहे हैं तो ध्यान से देखिए आप कैसे मूव कर रहे हैं। E से F जा रहे हैं, करंट फ्लो कैसे है? E से F है। तो सिंस आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द करंट फ्लो है तो I इंटू आर को पॉजिटिव रखना है। +4I is equals to 0। तो हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लें। दिस कैन बी रिटन एज से 10 को इधर ले आते हैं, is written as say 5I1 plus say 4I। Let us call this as the equation number first। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलें। समझ आ गई बात? किरचॉफ लॉ यूज करना आ गया। सर्किट के लॉन्ग मूव करिए, या तो आप बैटरी को क्रॉस करेंगे या फिर रजिस्टर को क्रॉस करेंगे। जब बैटरी को क्रॉस करें तो पोल्स का ध्यान रखना है। अगर बैटरी का नेगेटिव पोल पहले आ जाए तो ईएमएफ को नेगेटिव रखना है, और अगर पॉजिटिव पोल पहले आ जाए तो ईएमएफ को पॉजिटिव रखना है। जब आप रजिस्टर को क्रॉस करें तो स्टूडेंट्स आपने करंट फ्लो देखना होता है। अगर आप सर्किट के लॉन्ग मूव कर रहे हैं अलोंग द करंट फ्लो तो I इंटू आर को पॉजिटिव रखना होता है। बात समझ आ गई? और अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट फ्लो ऑपोजिट है तो I इंटू आर को नेगेटिव रखना होता है। अब बात करते हैं सेकेंड लूप की। नाउ इन द लूप से B C D E B। तो बेटा B से C जाएंगे, C से D जाएंगे, D से E आएंगे और E से B जाएंगे। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ मोशन समझ आ गया? अब जब आप B से C जा रहे हैं तो आपने पहले बैटरी को क्रॉस किया, तो बैटरी का पॉजिटिव पोल पहले आ गया तो ईएमएफ को पॉजिटिव रखना, तो ईएमएफ इज प्लस हो। अब देखिए आप C से D जा रहे हैं, तो बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, ना तो कोई रजिस्टर है और ना कोई बैटरी है, तो सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना। जब आप D से E आएंगे तो देखिए आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट फ्लो मैच कर रहा है, तो सिंस करंट इंटू रेजिस्टेंस को पॉजिटिव रखना, प्लस इट इज 3I माइनस I1। ओके, अब E से आप B जा रहे हैं, तो E से जब आप B जा रहे हैं ध्यान से देखिए आप करंट फ्लो के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो जब आप करंट फ्लो के ऑपोजिट जाएं तो I इंटू आर को नेगेटिव रखना, -5I1 इट इज इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट्स ये जो कन्वेंशन लगा रहे हैं बड़ा केयरफुली लगाना है। एक बार कन्वेंशन केयरफुली लग जाए तो जब आप सॉल्व करें तो ये माइनस प्लस का ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हो जाती है माइनस प्लस में तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। समझ आ गई बात? अब इसको रिड्यूस कर लें। 4 प्लस से 3I माइनस से 3I1 माइनस से 5I1 इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये टोटल हो गया 4 प्लस से 3I माइनस से 8I1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो गया आपका 4 इज रिटन एज से 8I1 माइनस 3I। बेटा 3I को इधर ले जाएं और 8I1 को इधर ले जाएं। बात समझ आ गई? तो ये हो गई थी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स आपने I और I1 की वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम I को एलिमिनेट करते हैं। हम I को एलिमिनेट करेंगे। बात समझ आ गई? I का एलिमिनेशन के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड विद 3। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या मिलता है। हमें मिलता है 30 इज इक्वल्स टू 5 3 15 टाइम्स ऑफ से I1 प्लस 12I। गॉट इट? अब सिर्फ इक्वेशन नंबर सेकंड को करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर सेकंड को करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 16 से पहले I को लिखेंगे माइनस, चलिए बाद में लिख लेंगे उसको बाद में लिख लेंगे।
8 4 32 32i1 एंड माइनस इट इज 12i। गॉट इट? अब ध्यान से देखिए, i की वैल्यूज मैच हो गई हैं, तो i को एलिमिनेट करते हैं, ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर टोटल आएगा इट इज 5 and 2 7 3 and 1 4 i1 and it comes out to be 46, so i1 comes out to be 46 by 47। तो ये i1 का वैल्यू मिल गया। समझ आ गई बात? कॉपी करें जल्दी से, क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा इसको। कॉपी करें। यस सो इट्स डन। अब ध्यान से देखिए, i1 का वैल्यू उठा करके आप किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दें। i1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में प्लेस करें। तो हम स्वयं ऐसा करते हैं कि i1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लेस करते हैं। So 10 is written as say 5 multiplied with 46 by 47 plus 4i. So this 4i is written as 10 minus 5 into 46 divided by 47. Okay? अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं सर। तो ये इन टोटल निकल करके आएगा, इन टोटल निकल करके आएगा, ये हो गया 470 माइनस माइनस 230 डिवाइडेड बाय 47। ओके, तो ये रिजल्ट निकल करके आ गया 240 डिवाइडेड बाय 47। बात समझ आ गई? तो ये 4i का वैल्यू निकल करके आ गया। अब ये 4i को सॉल्व कर लेते हैं। 4i is written as say 240 divided by 47। ओके, 4 से कैंसिल करते हैं, 660, so this i comes out to be 60 by 47 एम्पियर। ये i का वैल्यू आ गया। अब सर हमें कैलकुलेट करना है तीसरा करंट है i माइनस i1। तीसरा करंट है i माइनस i1। तो स्टूडेंट्स i माइनस i1 का वैल्यू निकालना है, तो i का वैल्यू डाल दें। इट इज 60 by 47 माइनस i1 का वैल्यू लगाएं। i1 इज 46 by 47। ओके, तो ये रिजल्ट सॉल्व करते हैं, तो ये निकल के आता है 14 by 47 एम्पियर। इट इज द वैल्यू फॉर i माइनस i1। समझ आ गई बात? पता लगा कैसे यूज करना है किरचॉफ लॉस? ओके, तो स्टूडेंट्स किरचॉफ लॉस के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें। किरचॉफ लॉस को यूज करते टाइम मैं बता रहा हूं आपको दोबारा, क्या ध्यान रखना है आपने। मल्टीपल जब बैटरीज होंगी सर्किट के अंदर, ओके, तो हमेशा उस बैटरी के पॉजिटिव पोल से करंट निकालें जिसका ईएमएफ ज्यादा हो। उसके बाद फिर करंट को फ्लो करा दें। जब आप करंट का फ्लो कराएं तो स्टूडेंट्स करंट का फ्लो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी बात कन्वेंशन। जब आप कन्वेंशन को यूज करें, किसी भी लूप के अलोंग मूव करें, क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज करिए, जैसे अच्छा लगे वैसे करिए। जैसे भी मूव कर रहे हैं, अगर बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो स्विच बैटरी के पोल्स को देखा जाता है। पहले नेगेटिव पोल आ जाए तो ईएमएफ को नेगेटिव रखना है, पहले पॉजिटिव पोल आ जाए तो ईएमएफ को पॉजिटिव रखना है। सिंपल। दूसरी बात, अब जब आप रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस लेना I इंटू आर। अब अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट फ्लो दोनों सेम है तो आई आर पॉजिटिव, और अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट फ्लो दोनों ऑपोजिट है तो I इंटू आर नेगेटिव रखना है। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। इक्वेशंस फॉर्म करें, प्लस माइनस का ध्यान रखें और फिर सॉल्व करते हैं। आप इसे कॉपी करें। Yes, sir, it's done.
अब स्टूडेंट्स बात करेंगे मीटर ब्रिज की। देखिए मीटर ब्रिज होता क्या है। मीटर ब्रिज बेसिकली स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज जस्ट द प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या है? प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इट इज द प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझ आ गई? व्हीटस्टोन ब्रिज स्टूडेंट्स हमने जब कैपेसिटर्स किया था तब मैंने समझाया था, तब मैंने आपको समझाया था कि ये कुछ हमारे स्पेशल सर्किट्स हैं। सर्किट्स में कैपेसिटर यूज हो या रजिस्टर यूज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन मैच हो जाए रिजल्ट सेम होते हैं। तो एक बारी मैं फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज रिकॉल करा देता हूं। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट रिकॉल करा रहा हूं, ये सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं, तो इसे कहीं साइड पे कॉपी करना। व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट दिखा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, देखिए की के अंदर प्लग नहीं डाला हुआ है तो सर्किट अभी ओपन मोड में है। जब हम की के अंदर प्लग डालेंगे तो करंट आई फ्लो करेगा। करंट आई बैटरी के पॉजिटिव पोल से निकलेगा, करंट आई आएगा, करंट आई दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ गई? करंट आई दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ऐसे डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सपोज से करंट I1 इधर जा रहा है, करंट I2 इधर जा रहा है। क्लियर? अब यहां पर लेट अस सपोज से इट इज द पॉइंट से A, इट इज द पॉइंट से B, इट इज द पॉइंट से C और इट इज द पॉइंट से D। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। अब बेटा इफ सपोज से ये बैलेंसिंग कंडीशन है, पहले बैलेंसिंग कंडीशन को चेक करना है। वी हैव टू चेक द बैलेंसिंग कंडीशन। चेक बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन क्या है? बैलेंसिंग कंडीशन बेटा याद रखो, अगर P बाई क्यू 10/10 दोनों ऊपर वाले का रेशो, इट इज इक्वल्स टू R बाई एस 10/10 दोनों नीचे वाले का रेशो। अगर फ्रेंड्स ये रेशो मैच करता है तो बोलेंगे कि ब्रिज इज इन द बैलेंस स्टेट। ब्रिज is in the balanced state। क्लियर हो गई बात? ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है बेटा। जब ब्रिज बैलेंस स्टेट में होता है तो हम क्या करते हैं? हम बोलेंगे कि द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट डी। मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल पे है। अगर पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल पर हैं तो स्टूडेंट्स ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है बिटवीन बी एंड डी, आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बैलेंसिंग कंडीशन ऑब्टेन होने के बाद आपने क्या करना है? आपने बोलना है कि वी हैव टू नेग्लेक्टिंग एक्स फ्रॉम द सर्किट। क्लियर? सर्किट से आप एक्स को नेग्लेक्ट करेंगे। तो सर्किट में से जब आपने एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपने क्या किया? एक्स को हटा दिया। अब जब आप x को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जो करंट I1 था, ये करंट I1 Q के अंदर से फ्लो करेगा और ये जो करंट I2 है ये S के अंदर से फ्लो करेगा। मतलब P और Q सीरीज में, R और S सीरीज में, बाद में जो इक्विवेलेंट होगा वो इन दोनों इक्विवेलेंट्स का पैरेलल होगा। समझ आ गई बात? सॉल्व कैसे करना है? P and Q are in series और इनका जो इक्विवेलेंट है आप उसको R1 बोलेंगे। से R1 is equals to P plus A।
बात समझ आ गई? आर एंड एस दे आर इन सीरीज, आर और एस भी सीरीज में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट है उसको R2 बोलते हैं, इट इज R प्लस से S। क्लियर? फिर बाद में बोलेंगे कि ये जो इक्विवेलेंट्स है R1 और R2 ये दोनों आपस में पैरेलल है। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकालेंगे आप, इट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके। क्लियर? ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले चेक करना है बैलेंसिंग कंडीशन को। बैलेंसिंग कंडीशन अगर वेरीफाइड है तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने बोलना है बी और डी सेम पोटेंशियल पे है, तो बी और डी के बीच में जो भी सर्किट एलिमेंट है उसको नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद कुछ सर्किट ऐसा दिखाई देगा आपको, जो सर्किट आपको ऐसा दिखाई दे तो फिर सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आ गई? समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? ओके, कॉपी करें इसको। और याद रखें जो व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने अभी आपको दिखाया है ये मीटर ब्रिज का पार्ट नहीं है, इसको कहीं साइड में कॉपी करना, इसीलिए मैंने यहां पे हैश डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स मीटर ब्रिज क्या होता है? प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो इलेक्ट्रिकल अपरेटस है, ये जो अपरेटस है बेसिकली इसमें होता क्या, इसके अंदर एक फ्रेंड्स वुडन बोर्ड होता है। वुडन बोर्ड के ऊपर 1 मीटर लॉन्ग वायर विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ अलॉय। द अलॉय कैन बी कॉन्स्टेंटन और मैग्नेनिन। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, ये जो वायर होती है ये अलॉय की क्यों बनी होती है, इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है। ठीक है, इट इज स्ट्रेच्ड ऑन दिस वुडन बोर्ड बिटवीन द थिक कॉपर स्ट्रिप्स। पहले मैं दिखा रहा हूं आपको सर्किट। ये वुडन बोर्ड, इस वुडन बोर्ड पर लेट अस सपोज से ये ए बी 1 मीटर लॉन्ग वायर है। अब इस 1 मीटर लॉन्ग वायर के बिल्कुल ठीक पैरेलल मीटर रॉड लगी होती है, स्केल लगा होता है। अब थिक कॉपर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। बेटा 2 एल शेप कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं जिनके बीच में ये वायर स्ट्रेच होती है वुडन बोर्ड के ऊपर। क्लियर? फिर एक और कॉपर स्ट्रिप होती है विच इज फिटेड बिटवीन दीज 2 एल शेप कॉपर स्ट्रिप्स टू प्रोवाइड दिस लेफ्ट गैप एंड दिस राइट गैप। ओके बेटा, ये जो लेफ्ट गैप है, इस लेफ्ट गैप के अंदर हम यहां पर यूजुअली रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, और इस राइट गैप के अंदर यूजुअली हम एक अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं जो वायर की फॉर्म में होता है और जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली मीटर ब्रिज है। इस मीटर ब्रिज पर यहां पर टर्मिनल्स होते हैं। क्लियर? समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए, ये जो मिडल में कॉपर स्ट्रिप है इसके ऊपर 3 टर्मिनल्स होते हैं। लेफ्ट वाला जो कॉपर स्ट्रिप है उस पर 1 टर्मिनल होता है, राइट वाले पर 1 टर्मिनल होता है। क्लियर? तो ये मीटर ब्रिज होता है। आप ऐसा करें, पहले मीटर ब्रिज लिख के आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन करने के बाद ये फिगर कॉपी कर लें। ये फिगर कॉपी करने के बाद इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, मीटर ब्रिज होता गया। आप जल्दी से पहले फिगर कॉपी करिए। यस सर, इट्स डन। तो इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप नोट करें। डिस्क्रिप्शन लिखें, अंडरलाइन करें। लिखें द वायर ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर
and uniform cross section area is stretched on the wooden board between the thick L-shaped copper strips. Full stop. A thick copper strip is provided in between the two L-shaped copper strips to produce the left gap and the right gap. Full stop. A meter rod is fitted in parallel with the wire AB. Full stop. The wire AB is made up of alloy, ब्रैकेट में नाम लिखे, कॉन्स्टेंटन और मैग्नेनिन. ओके, फुल स्टॉप. तो ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, द यूज ऑफ मीटर ब्रिज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस. अंडरलाइन करें, टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस. सबसे पहले लिखे सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम लिखिए, कॉपी करिए फिगर को. यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया जाएगा. रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ्ट गैप के अंदर. ओके, और अननोन रेजिस्टेंस जो कि वायर की फॉर्म में है, जिसका रेजिस्टेंस S है, ये S अननोन है, डिटरमाइन करना है. ओके, इसको राइट गैप के अंदर कनेक्ट करेंगे. यहां पर गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लेंगे. एक टर्मिनल यहां पर D के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरा टर्मिनल जॉकी के साथ कनेक्ट करेंगे. मैं भी यहां पे फिगर में दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है. नाउ दिस मीटर ब्रिज इज सप्लाइड विद अ बैटरी थ्रू द की. बैटरी लगाएंगे. बैटरी विल बी द सोर्स ऑफ करंट. एंड इट इज द की. ओके, अब ध्यान से देखिए. पहले सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम है, आपने इसे कॉपी करना है. कॉपी करिए, फिर इसकी थ्योरी समझा रहा हूं. कॉपी कर लिया. पहले सर्किट डायग्राम को डिफाइन कर लेते हैं, वर्ड्स में लिख लें. यहां द रेजिस्टेंस बॉक्स is introduced in the left gap of the meter bridge, and the unknown resistance S in the form of wire is connected in the right gap between the copper strips, between the thick copper strips. The wire AB of the meter bridge, is supplied by the battery through the key K. Full stop. ठीक है. अब बेटा थ्योरी डिस्कस करते हैं. अब ध्यान से देखिए. सबसे पहले
जब हम यहां पर की के अंदर प्लग डालेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल बी द करंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव पोल से करंट आई निकलेगा और बैटरी के नेगेटिव पोल में करंट आई आएगा। अब ये करंट आई यहां से एंटर करेगा, डिवाइड होगा दो इक्वल पार्ट्स में, वी कैन से दो पार्ट्स में, इक्वल वर्ड हटा लेते हैं। तो एक पार्ट तो सेंस यहां से ऐसे फ्लो करेगा और दूसरा वायर से फ्लो करेगा। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अब यहां पर देखिए, ये जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है इसके दो टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल को डी के साथ कनेक्ट किया, दूसरे टर्मिनल को जॉकी के साथ कनेक्ट किया। तो बेटा जब आप जॉकी को इमेजिन करते हैं कि ये जॉकी है, ठीक है, तो जॉकी को जब आप जंक्शन ए से कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो राइट में आएगा। अब ए से हटाकर जॉकी को जब आप बी पे टच करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन पहले राइट में था अभी वो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आएगा। तो जब बेटा डिफ्लेक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शंस में आए तब ये सर्किट हमारा बिल्कुल ठीक है। कई बार जो सर्किट फॉल्टी होता है या मीटर ब्रिज रखा रहता है तो थिक कॉपर स्ट्रिप्स और वायर ए बी के जो जंक्शंस हैं इनके बीच में कोरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंसुलेटिंग लेयर फॉर्म हो जाता है। तो जब आप ऐसी कंडीशन में जंक्शन जॉकी को ए पे टच करते हैं या बी पे टच करते हैं तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन शो करता है, तो मतलब सर्किट अभी इनकरेक्ट है। तो क्या किया जाता है, यहां से इनको खोला जाता है, खोलने के बाद सैंड पेपर यूज किया जाता है जिससे कि कोरोजन खत्म किया जा सके। उसके बाद दोबारा फिट करते हैं तो डिफ्लेक्शन जब ऑपोजिट साइड पे आता है, पहले ए पे टच कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन राइट में होगा, बी पे टच करेंगे डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होगा, तब सर्किट ओके। तब हम यहां पर आगे का काम कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से पहले जब हम ए पर टच करें, देखिए ये गैल्वेनोमीटर का स्केल है, यहां पर ये 0 था, पहले पॉइंटर 0 पे पॉइंट आउट कर रहा है। जब आपने ए पे टच किया तो ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर कहीं राइट में शिफ्ट करेगा। क्लियर? ये स्टोरी होगी एट ए। ओके, अब वही गैल्वेनोमीटर है, इसका गैल्वेनोमीटर का 0, इसका पॉइंटर। अब अगर आप बी पे टच करेंगे तो ये जो पॉइंटर है ये कहीं लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके ओके, जब सबसे पहले डिफ्लेक्शन चेक किए जाते हैं जिससे कि ये पता लगे कि सर्किट ठीक है या नहीं है। समझ आ गई बात? अब क्या करते हैं, अब सिर्फ ये तो पक्का हो गया कि जब बेटा हमने जॉकी को ए पे टच किया तो डिफ्लेक्शन राइट में है, जब बी पे टच करेंगे डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जॉकी को प्यार से जेंटली प्रेस करना है वायर पर, जेंटली प्रेस करते हैं वायर पर, टच करके देखते हैं, जॉकी को टच करके देखते हैं ऑन दिस वायर ए बी फ्रॉम द एंड ए टुवर्ड्स द एंड बी, तो बेटा ये जो डिफ्लेक्शन राइट साइड पे है ये ग्रेजुअली रिड्यूस होगा, ग्रेजुअली रिड्यूस होकर कहीं तो 0 आएगा, 0 आने के बाद फिर वो ऑपोजिट साइड इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। समझ आ गई बात? अब लेट अस सपोज कि जॉकी को, ये जॉकी जे, जॉकी को हमने पॉइंट ओ पे टच किया, ठीक है। जब जॉकी का कांटेक्ट पॉइंट ओ पर होता है, लेट अस सपोज द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन पहले राइट में था ये ग्रेजुअली रिड्यूस होकर के 0 हो जाएगा। अब बेटा जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए तो बोलेंगे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि मीटर ब्रिज बैलेंस स्टेट में है, मीटर ब्रिज बैलेंस स्टेट में है। अभी मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम दिखाया था, ठीक है। अब उस सर्किट डायग्राम में दोबारा रिकॉल करते हैं। देखिए हुआ क्या था, जब हमने यहाँ पे की के अंदर प्लग डाला और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस आर इंट्रोड्यूस किया सर्किट के अंदर, करंट आई फ्लो कर गया, सर्किट कंप्लीट है। ओके, चेक कर लिया पहले सर्किट को कि सर्किट ठीक है या नहीं है। तो अब आप जॉकी को टच करते हुए जाएंगे फ्रॉम ए टू बी, तो जो डिफ्लेक्शन वन साइडेड है या राइट में है वो रिड्यूस होकर के पहले 0 होगा। लेट अस सपोज से जब हमने पॉइंट ओ पर जॉकी को टच किया तो डिफ्लेक्शन रिड्यूस होकर के 0 हुआ। अब बेटा ये जो लेंथ L है, ये जो लेंथ AO ये L हो जाएगा और ये जो लेंथ होगा OB, बेटा ये 100 माइनस L होगा। अब वायर है तो वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। देखिए RS ऊपर की साइड में, सेक्शन AO का जो रेजिस्टेंस है उसको P मान लेंगे, सेक्शन OB का जो रेजिस्टेंस उसको Q मान लेंगे।
अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो बोला ब्रिज इज बैलेंस्ड, इट इज इन द बैलेंस स्टेट, सो P by Q इट इज इक्वल टू R by S। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया, बस ये छोटा सा काम करना है इसमें। तो आप ऐसा करें, वर्किंग एंड थ्योरी लिखिए, अंडरलाइन करिए। अब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, तो जो सर्किट डायग्राम है उसके अंदर इसे कॉपी कर ले पूरे को पहले। डन। नेक्स्ट स्लाइड में लिखें बेटा, वर्किंग एंड थ्योरी, वर्किंग एंड थ्योरी, वर्किंग एंड थ्योरी लिखिए, अंडरलाइन करिए। इसके अगेंस्ट लिखिए, when the plug is inserted in the key K, when the plug is inserted in the key K and the resistance R, capital R, is introduced in the left gap from the resistance box, the current I is drawn from the battery, full stop. Now the jockey J is gently pressed at the ends A and B of the meter bridge wire. The galvanometer shows deflection in opposite directions. Which indicates that the circuit is correct and complete. Full stop. Next line में लिखें, now the jockey J is gently pressed on the wire, on the meter bridge wire लिखें, on the meter bridge wire from the end A towards the end B, full stop. Suppose the galvanometer shows no deflection when the jockey is gently pressed at the point O on the wire AB, full stop. This point O is called the null point. Let AO, ऐसे लिखें, let AO equals to small l and OB is equals to 100 minus l. Full stop. Next line में लिखें, let small r be the resistance per unit length. Let small r be the resistance per unit length of the wire AB. Small r be the resistance per unit length of the wire AB. Full stop. Now, अब ध्यान से देखिए बेटा, स्मॉल r को क्या बोला हमने? इसको बोला रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB। बेटा ये जो वायर AB है, इसका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है उसको हमने स्मॉल r बोला है, तो सेक्शन AO का जो रेजिस्टेंस होगा उसका कुछ तो वैल्यू होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट P, कैपिटल P, let capital P be the resistance of the section AO of the meter bridge wire and Q be the resistance of the part OB of the meter bridge wire। बस अब ध्यान से देखिए,
हमने बोला लेट अस सपोज से P बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन AO, P रेजिस्टेंस है सेक्शन AO का, तो इट विल बी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड विद द लेंथ ऑफ द सेक्शन AO. Let Q be the resistance of the section OB. So it is again the resistance per unit length multiplied with the length of the section OB. Okay? अब बेटा क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, as यहां से कॉपी करना कंटिन्यू करें, as the galvanometer shows no deflection, नो डिफ्लेक्शन की बात हो गई है कि जब आपने जॉकी को पहले पॉइंट O पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. एज द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, द ब्रिज इज इन द बैलेंस स्टेट. ब्रिज इज इन द बैलेंस स्टेट. अब जब ब्रिज बैलेंस स्टेट में है तो सिंस बोले P by Q will be equals to R by S. Therefore, P by Q is equals to R by S. P का वैल्यू लगाएं, P is small r into L divided by Q का वैल्यू लगाएं small r into 100 minus L. It is equals to R by S. Clear? Resistance per unit length cancel out हो गया. So this unknown resistance S now can be written as it is R multiplied with 100 minus L divided by small l. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ओके. अब होगा क्या, सिंस यहां पे बड़े सारे वन मार्कर्स एग्जिस्ट करते हैं, बड़े सारे वन मार्कर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वन मार्कर्स का प्रैक्टिस बड़े ध्यान से करना है. ठीक है? ओके. अब क्या होगा कि आपसे ये जो वायर है जिसकी रेजिस्टेंस S है, जो राइट गैप के अंदर प्रेजेंट है, इस वायर के मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है. तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करवाने के लिए आपको यहां तक तो आना पड़ेगा. यहां तक आने के बाद आप रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे. क्लियर? यहां तक कॉपी हो गया? पहले कॉपी करते हैं इसको. डन. नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट रो be the resistivity of the material of the wire having the resistance S. Okay, capital L be the length of the wire, and capital A be the area of cross section, of the wire. तो सिंस S को कैसे लिखेंगे आप? This S is written as expression for resistance की बात कर रहे हैं. This S is written as rho L by A. क्लियर? आपसे रो कैलकुलेट करवाया जा सकता है. ओके. अगर कराया जाए तो इसे करना है, नहीं कराया जाए तो नहीं करना है. वैसे यहां तक खत्म हो चुका था. सो वी कैन से दैट इज रो L by A is written as say R into say 100 minus L divided by say L. ओके. कॉपी करें, कॉपी करें. डन. तो सिंस रो अगर निकालना पड़ जाए तो रो को आप ऐसे लिखेंगे, रो इज रिटन एज R मल्टीप्लाइड विद A डिवाइडेड बाय कैपिटल L मल्टीप्लाइड विद इट इज 100 माइनस L डिवाइडेड बाय स्मॉल l. ओके. समझ आ गई बात? यहां तक वो काम क्लियर हो गया? तो जब ब्रिज बैलेंस स्टेट में है तो P और Q सीरीज में हो जाएंगे, R और S भी सीरीज में हो जाएंगे. इन दोनों का इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल हो जाएगा. ठीक है?
तो मीटर ब्रिज के जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट करेंगे वो इसी फॉर्मेट पे एग्जिस्ट करेंगे और इनको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स की आपसे बात कर रहा हूं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इन 1 मार्कर्स के आंसर्स खुद लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला, स्टूडेंट्स अगर बेटा गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन इंटरचेंज हो जाए तो क्या नल पॉइंट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। नल पॉइंट जो है जहां है वहीं आएगा, नल पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा, बैलेंसिंग लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। पहला समझ आ गया, क्लियर हो गई बात, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ब्रिज बैलेंस स्टेट में तो है, मोस्ट सेंसिटिव कब होता है? ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होता है? मोस्ट सेंसिटिव ब्रिज तब होता है जब नल पॉइंट ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया, ऑलमोस्ट मिडल में आए। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आर और एस सेम ऑर्डर के होते हैं। सेम नहीं होते, सेम ऑर्डर बोला जाता है, सेम ऑर्डर के होते हैं। पल्ले पड़ गई बात, ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वन साइडेड डिफ्लेक्शन है तो पॉसिबली वो क्यों है? ये मैंने आपको बताया था कि जो थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं और जो वायर ए बी है उसके बीच में कोरोजन आ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलेशन हो जाती है। तो या तो एंड ए हायर पोटेंशियल पे रहता है या फिर बी हायर पोटेंशियल पे रहता है या लोअर पे रहता है, किसी में भी रहे, तो जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो वन साइडेड रहता है। अब इसको रिमूव कैसे करना है? अनस्क्रू करना है कॉपर स्ट्रिप्स को, सैंड पेपर से रब करना है, कोरोजन की जो लेयर है उसे खत्म करेंगे, फिर वापस फिट करेंगे। समझ आ गई बात, ओके। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लें, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।